रहे थे कि मीन कैसे निकालते हैं। मीन में हमने इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज की, हमने डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड किया। बिल्कुल सिंपल सिंपल आ गया। अब बात ये आती है कि अगर हमें कंबाइंड मीन निकालना हो, मतलब हमें ये बोला गया कि दो सेक्शंस हैं, सेक्शन ए है और सेक्शन बी है। सेक्शन ए के एवरेज मार्क्स हैं 50 और इसके हैं 60। अगर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे जाएं तो इसमें है 40 और इसमें है 30। 60 कर देते हैं चलो। हमारे पास दो सेक्शंस हैं, दोनों सेक्शन के हमें एवरेज मार्क्स दे दिए। दोनों 11th क्लास के सेक्शन है, ये 11th ए है और ये 11th बी है। हमें बोला गया कि 11th ए और 11th बी के ये एवरेज मार्क्स हैं, इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो अब एवरेज मार्क्स ऑफ क्लास 11th, एवरेज मार्क्स ऑफ क्लास 11th हमें निकालनी है। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है? कंबाइंड मीन। इसका मतलब हमें निकालना है कंबाइंड मीन। तो कंबाइंड मीन कैसे निकलेगा? कंबाइंड मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं मीन 1 2। हाँ बोलो। आउट ऑफ 100 की बात ही नहीं हो रही है, हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है। जितने से भी हो हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें तो सिंपल से इतनी बात है कि इसके एवरेज मार्क्स 40 हैं, इसके 60 हैं, क्लास टोटल 11th के एवरेज मार्क्स निकालने हैं। सिंपल इज दैट। ठीक है, तो अब ये कंबाइंड मीन निकालना है दो का। तो हमारा कंबाइंड मीन क्या होगा? मीन ऑफ फर्स्ट n1, मीन ऑफ टू n2, n1 प्लस n2। अगर ये दो की जगह 3 होते तो हम क्या करते? अगर मान लो 2 की जगह 3 सेक्शन होते तो हम इस सबको ही मीन ऑफ 1 n1, मीन ऑफ 2 n2, मीन ऑफ 3 n3 अपॉन n1 n2 n3। ठीक है, समझे? तो अब इसमें सिंपली वैल्यूज पुट कर देंगे। मीन ऑफ 1 50, n1 40, मीन ऑफ 2 70, n2 60, है ना? डिवाइडेड बाय 40 प्लस 60 कितना आ गया? 2000, 4200, 100, तो मीन आ गया 62। सिंपल। इसमें वेरिएशन क्या आ जाएगी? हमें दिया हुआ है, हमें ए और बी दो दिए हैं, हमें मीन दिया हुआ है इसका 30, इसका हमें नहीं पता। हमें ये पता है कि इसमें जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, इसमें मान लो 35 हैं और इसमें 45 हैं। हमें कंबाइंड मीन दिया हुआ है, लेकिन हमें कंबाइंड मीन मान लो 50 दिया हुआ है। तो अब हमें ये निकालना है, निकल जाएगा हमारा। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करोगे, ये वाली वैल्यू को तुम स्मॉल x एज्यूम कर लोगे और हो जाएगा। ट्राई करो। ये ऐसे आया ना बेटा, 2000 प्लस 4200, 6200 अपॉन 100 कैंसिल आउट हो गया। पहले कभी नहीं काटते, बेसिक मैथ्स। निकाल के दिखाओ जरा, इसकी वैल्यू क्या आएगी? हमने वैल्यू
बताओ किसी और का कोई और आंसर। कितना हो गया? 50 इज इक्वल टू 1050 प्लस 45x 58 कितना 65.56। तो सबका यही आंसर आ रहा है इस तरह से। समझ में आ गया कंबाइंड मीन। तो इसमें अगर हमें कुछ भी बोल दिया जाए, कुछ भी, मतलब हमारा n1 मिसिंग हो, हमारा n2 मिसिंग हो, हमारा मीन ऑफ फर्स्ट मिसिंग हो, मतलब हमारे पास कुछ भी मिसिंग हो, तो हमें सिंपल फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और वैल्यूज पुट करके हमें आंसर निकाल लेना है। मैक्सिमम का कोई मतलब ही नहीं है इसमें। मतलब मैक्सिमम क्या होगा? जैसे ये 2 क्लास के रहते हैं, जैसे कितनी क्लास के सूत्र जितनी मर्जी हो सकती है, जितनी मर्जी। बात यह है कि आप लोगों के एग्जाम में 2 या 3 का ही आता है, इससे ज्यादा का आता नहीं है। होने को जितनी मर्जी हो सकती है। अगर हमें पूरे स्कूल की एवरेज निकालनी है तो, पूरा स्कूल का 9, 10, 11, 12 की एवरेज निकालनी है तो कितना भी हो सकता है। ठीक है, बात सिर्फ इतनी है कि हमें सिलेबस में हमारे एग्जाम में सिर्फ 2 या 3 तक का आता है। गॉट इट? अब देखो करेक्ट मीन में क्या आया कि एवरेज मार्क्स हैं एक क्लास जिसमें कि 40 स्टूडेंट्स हैं, उसके 30 हैं। कोई एक बच्चा जिसके 53 थे, हमने गलती से मिसरीड कर लिए 43। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, हमें फॉर्मूला कौन सा वाला यूज करना है? डायरेक्ट मेथड, इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज का डायरेक्ट मेथड क्या होता है? समीशन x अपॉन n। ठीक है, तो अब हमारे पास समीशन x अपॉन n में मीन कितना है? 30। पता नहीं बेटा, मैं भी कर ही रही हूँ अभी। n 40, तो हमारे पास जो ये समीशन x आया, ये इनकरेक्ट वाली वैल्यू आई 30 इंटू 40 1200। हमारी करेक्ट वाली वैल्यू क्या होगी? करेक्ट समीशन x हमारा 1200, उसमें से रॉन्ग वैल्यू माइनस 43, करेक्ट वैल्यू प्लस 53। ठीक है, जो रॉन्ग वैल्यू है वो माइनस कर दी और जो करेक्ट वैल्यू है वो प्लस कर दी। तो हमारे पास क्या आ गया? 1210। तो करेक्ट मीन क्या हो जाएगा? करेक्ट मीन आपको प्रॉपर लिखना है सब, ये नहीं कि बस कैलकुलेशन कर दी, आंसर आ गया तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आपका पूरा आंसर सही है, और अगर ये 3 मार्क्स का है और आपने प्रॉपर फॉर्मूले नहीं लिखे, प्रॉपर स्टेप्स नहीं लिखे, तो आपको 3 में से 1.5 ही मिलेगा। बहुत ज्यादा होगा तो 2 मिल जाएंगे, वरना नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको प्रॉपर स्टेप्स लिखने हैं। तो करेक्ट मीन क्या हो गया? करेक्ट समीशन x अपॉन n। करेक्ट समीशन x इज 1210 और n तो हमारे पास 40 था ही। क्या आंसर आ रहा है अभी? 30.25। ठीक है, समझ में आया? आसान है ना? आया समझ में? लक्ष्य लास्ट में हमने किया बेटा कि समीशन x है ना, वो इनकरेक्ट हमारा आया, क्योंकि हमारा मीन भी तो गलत वाला है ना, तो ये भी गलत वाली वैल्यू आ गई। अब जो गलत वैल्यू आई हमारी, उसमें हमने रॉन्ग वैल्यू माइनस कर दी और जो करेक्ट वैल्यू प्लस कर दी। अगर हमें एक से ज्यादा भी गिवन होती तो वो एक से ज्यादा भी रॉन्ग वैल्यूज को हम माइनस कर देते और करेक्ट वैल्यूज को हम ऐड कर देते। ठीक है, वेटेड मीन के बारे में कुछ सुना है? नहीं सुना? चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं।
ये है, मैं मार्केट गई, मैंने सब्जियां खरीदी कुछ, एक सब्जी मैंने 3 किलो ली, एक 4 किलो, एक 2 किलो और एक 6 किलो सब्जी ली। ठीक है, ये रेट था उन सब्जियों को। जो मैंने 3 किलो ली उसका रेट ये था, 4 किलो का रेट ये था, पर केजी ये इनका रेट था। अब मैंने तुमसे बोला कि मुझे इसका एवरेज एक्सपेंडिचर बताओ। पर केजी। हाँ जी मैम, थोड़ा सा शिफ्ट कर लीजिए, वो बोर्ड नहीं दिख रहा। मैंने अभी उसकी बात ही नहीं करी, इंडिविजुअल या डिस्क्रीट। ठीक है बेटा, मैं तो एक बात सिंपल से ये कह रही हूँ, मुझे बताओ पहले। अरे कर लिया, पहले बताओ मुझे क्या करोगे, कैसे निकालोगे? तो पहले करा था, दोनों का मतलब मल्टीप्लाई करके पहले साइन दोनों वैल्यूज को ऐड करके अपॉन टोटल क्वांटिटी, इससे एक्सपेंडिचर आएगा एवरेज। है ना, लॉजिकल बात है ना ये तो, कि भाई हमने कितना एक्सपेंडिचर किया और हमें पर केजी चाहिए। और अगर मुझे पर आइटम चाहिए होता तो, एक्सपेंडिचर पर आइटम चाहिए होता तो, पर केजी का अगर मुझे एक्सपेंडिचर पर आइटम चाहिए हो तो बस इंटू कर देंगे टोटल एक्सपेंडिचर का कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं। भाई यही तो सिंपल लॉजिकल सी बात है कि अगर मैंने ये खर्चा किया तो मुझे इसमें क्या करना है कि मेरे पास कितना मैंने क्वांटिटी परचेज की और मैंने टोटल कितना खर्चा किया और टोटल कितनी क्वांटिटी ली। मतलब मैं सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी 150, 160, 40, 180, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर रुपीस की फॉर्म में मेरा कितना आ गया, 2, 3, 4, 5। तो मैंने कहा कि टोटल एक्सपेंडिचर 530 और ये कितना केजी हो गया, 15। मैंने इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, 35 ये मेरा पर केजी आ गया। अगर मुझे ये कहना होता कि मेरा पर आइटम कितना है, पर आइटम, ये इररिस्पेक्टिव कि मैंने कौन सा आइटम कितना लिया है, ये नहीं जानना मुझे कि मैंने कौन सा आइटम कितना लिया है एक आइटम पे, तो मैं सिंपली 530 अपॉन 4 कर देती तो ये कितना आता, 132.5 पर आइटम आ जाता। मतलब एक टाइप का आइटम पे कितना खर्च है। हाँ सिंपल, मैं उसमें केजी की बात ही नहीं कर रही कि मैंने कौन सा सामान कितना लिया। हालांकि ये बिल्कुल भी वैलिड नहीं है तरीका, ये बिल्कुल वैलिड भी नहीं है ना, लेकिन फिर भी मैंने निकाल दिया, यहाँ पे मैंने टोटल खर्चा निकाल दिया। ठीक है, ये जो तुम कर रहे हो इसी का एक जो टेक्निकल नेम है दैट इज वेटेड मीन। कैसे, ये हमारे पास x है, ये हमारे पास वेट्स है, क्वांटिटी, ये हमारे पास wx है, ये समीशन wx है, और वेटेड मीन को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया समीशन wx अपॉन समीशन w। जो तुमको नॉलेज है ऑलरेडी उसको बस मैंने टेक्निकल नेम दे दिया, एक फॉर्मूले की फॉर्म दे दी। ठीक है, अब एक और एग्जांपल इसका हम लेके चल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे सब्जेक्ट्स हैं इको, इंग्लिश, अकाउंट्स और पीएस, 4 सब्जेक्ट्स हैं। मार्क्स मेरे इको में आ गए 80, इंग्लिश में आ गए 90, अकाउंट्स में आ गए 95, इसमें आ गए 85। बढ़िया बढ़िया नंबर आ गए। अब इसमें अगर मैं ये कहूँ कि किसको लग रहा है अपने मार्क्स, किसको मैनिफेस्टेशन करनी है, बोलो। हाँ मैं वही कह रही हूँ, कौन मैनिफेस्टेशन करना चाहता है कि मेरे ये नंबर होंगे, कम है। चलो, कौन इतने में सेटिस्फाई रहना चाहता है? कोई नहीं रहना चाहता, तू रहना चाहता है? चलो, ये प्रतीक के नंबर हैं।
अब अगर मैंने कहा कि प्रतीक के ये मार्क्स आए हैं और प्रतीक के एवरेज मार्क्स निकालो, तो आराम से निकल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20 चारों को डिवाइड किया, डिवाइड बाय 4 कर दिया, निकल जाएंगे। बट अगर मैंने ये बोल दिया कि नहीं 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 नहीं, हमारे हर सब्जेक्ट की ना वेटेज अलग अलग है, मैं इकोनॉमिक्स को वेट दे रही हूँ 2 का, एक बेस जो एक सिंपल 1 होता है, मैं कह रही हूँ नहीं इसको 2 टाइम्स काउंट करेंगे, इंग्लिश को हम 3 टाइम्स काउंट करेंगे, अकाउंट्स को हम 5 टाइम्स काउंट करेंगे। हमने कहा कि इतने इंपॉर्टेंस है, अकाउंट्स के मार्क्स की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, हम उसके 5 वेट देंगे। हमने वेट दे दिया कि किसके मार्क्स की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमने बीएससी के मार्क्स को 2 का वेट दे दिया, किसकी भी 2 की इंपॉर्टेंस है, यानी कि अकाउंट्स के मार्क्स के हम ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट, ठीक है। हमने इंग्लिश के मार्क्स के 3 वेटेज दे दी। अब अगर मैं एवरेज मार्क्स निकालूंगी तो मेरे वो जो एवरेज मार्क्स आए थे वो तो वैलिड ही नहीं है फिर, ठीक है ना। अब मुझे एवरेज मार्क्स निकालने हैं तो मुझे तरीका बदलना पड़ेगा। कैसे? मैं कहूंगी ओके WX निकाल देते हैं, 160, 270, कितना आ गया 50, 475 क्यों? हाँ 475 और ये आ जाएगा 170, इसका टोटल आ जाएगा 5, 13, 27, 2, 3, 5, 6, 1075। तो अब मेरा वेटेड मीन आ गया 1075 डिवाइडेड बाय कितना है ये 8, 10, 12 है ना, डिवाइडेड बाय 12। तो अब बताओ कितने मार्क्स आए, 1075 डिवाइडेड बाय 12 कितने आए? हाथ पे कर रहा है, रजिस्टर में ही कर लें। एट 9 पॉइंट कितना बचा, 96, 11, 108, 7, 5, 89.5। जबकि यहां पर हमारा अर्थमेटिक मीन यानी कि ये कितना आ रहा था, टोटल ऑफ दिस कितना था, टोटल ऑफ दिस 80 समथिंग आ रहा है, 82 मतलब 10, 9, 27 एंड 8, 3, 5, तो 350 डिवाइड बाय 4, जबकि उसके मार्क्स ज्यादा बेटर आए हैं। 87.5 गलत मीन था, उसके मार्क्स आए हैं 89.5, क्योंकि हमने अकाउंट्स को वेटेज ज्यादा दिया और अकाउंट्स में उसके मार्क्स सबसे ज्यादा हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा हो कि हम वेट्स दे रहे हैं मार्क्स को, या कोई भी मैच है, मान लो हमारे पास एक 10 दिन में 6 मैचेस हुए हैं, तो उन 6 मैचेस में हम वेट्स दे रहे हैं कि इस वाले मैच की हम वेटेज ज्यादा रखेंगे, इस वाले मैच की वेटेज कम रखेंगे, तो हमें उस वेट को उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वेटेड मीन कब आता है, जब जितने भी वेरिएबल होते हैं दे डोंट हैव इक्वल इंपॉर्टेंस, ठीक है। वेटेड मीन हमें कब निकालना पड़ रहा है, व्हेन ऑल वेरिएबल्स do not have equal importance, उनकी equal importance नहीं है। इसको और टेक्निकली लिखना चाहे तो equal weights। जब ऐसा नहीं है, अगर हमने यहाँ पे सारी सब्जियां 2-2 किलो ली होती तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी ना, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर हम यहाँ पे वेट्स नहीं देते तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, आराम से निकल जाता। वहां पे हमने क्वांटिटी अलग अलग ली, यहाँ पे हमने वेट अलग अलग कर दिए, तभी तो सारी ये कैलकुलेशन हमें दूसरे तरह का मीन इस्तेमाल करना पड़ा, तभी तो हमें वेटेड मीन इस्तेमाल करना पड़ा, समझे। देखो अभी हमारे पास मैंने 2 सीरीज लिखी हैं,
इसे हम कहते हैं लेस देन क्यूमुलेटिव सीरीज, इसे हम कहते हैं मोर देन क्यूमुलेटिव सीरीज। पहले हम इस सीरीज के बारे में बात करते हैं। इस सीरीज का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ऐसे स्टूडेंट जिनके 10 से कम नंबर है वो 3 है, ऐसे स्टूडेंट जिनके 20 से कम नंबर है, मतलब उसमें ये 3 भी इंक्लूडेड हो गए, फिर 10 वाले भी, वो 8 हैं। जिनके 30 से कम नंबर है, यानी कि उसमें ये दोनों भी इंक्लूड हो गए, वो 10 हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा होगा कि इस सीरीज को हम नॉर्मल एक क्लास इंटरवल सीरीज में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर ये हमारा नॉर्मल कॉन्टिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें हमें मीन निकालना है। तो हमेशा लेस देन सीरीज में जो ये वैल्यूज होती हैं, दीज आर अपर लिमिट, क्योंकि लेस देन है ना, तो ये सारी अपर लिमिट है। यानी कि अगर मैं यहाँ x, अगर मैं यहाँ पे ओके रखो, मैं जरा यहाँ पे सॉल्व करते हैं तब देखना। 50, ये सारी अपर लिमिट है। अगर ये अपर लिमिट है तो फिर ये लोअर लिमिट हो गई और ये 0 हो गया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी क्योंकि 0 to 10 ही है और लेस देन 10 है। फिर हम माइनस करते जाएंगे, 3, 5, 2, 5, 7 और 3। अब हमारी मर्जी है, पहले हम मिड वैल्यू भी निकाल लेते हैं। चलो, मिड वैल्यू इज 0 + 10, 5, 15, 25, 35, 45, 55। अब जैसा कि मैंने बताया था कि मैं हमेशा ये रिकमेंड करती हूँ कि स्टेप डेविएशन करो, उसमें सबसे कम कैलकुलेशंस होती हैं और सबसे कम कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। कैसे? पहले मैंने dx निकाला, dx के लिए मुझे a चाहिए, a मुझे मिड वैल्यू से लेना है, सेंटर के 25 या 35 कोई भी एक ले सकती हूँ मैंने ले लिया मान लो 25। ठीक है, तो 5 - 25 -20 -10 0 10 20 30। d-x is dx upon c, c मतलब कॉमन फैक्टर, इन सबका कॉमन फैक्टर क्या है? 10, तो -2 -1 0। हाँ, मैंने कहा ना कुछ भी ले लो, आंसर पे कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला। ठीक है, फिर f d-x हो गया, यानी कि f को मल्टीप्लाई किया और d-x को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? -6 -5 0 5 14 and 9। इसका टोटल आ गया -11, इसका आ गया 28। तो समीशन f d-x इज इक्वल टू, यह आ गया 7 और 1। ठीक है, अब मीन का फॉर्मूला लगा दिया, a प्लस समीशन f d-x अपॉन n इंटू i लिखो या c लिखो, एक ही बात है। ठीक है, अब a की वैल्यू है 25 प्लस 17 अपॉन, इसका टोटल कितना है? इसका टोटल यही होगा 25 जो लास्ट फिगर है, तो 25। फिर भी करके इसलिए देख लो कि करके देखने से ये पता लग जाता है कि हमने कहीं कुछ मिस तो नहीं कर दी कैलकुलेशन में। तो हमने टोटल किया 8 10 15 एंड 10 25। मैंने कहा कि जो इसका टोटल होगा वो यही होगा जो इसका लास्ट की फिगर है हमेशा। ठीक है, तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 10, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 34 अपॉन 5, 25 प्लस 6.8 31.8। 75 तो आ ही नहीं सकता, 60 तो हाईएस्ट लिमिट है, 60 तो हाईएस्ट लिमिट है, लिमिट के बाहर तो जा ही नहीं सकता। ठीक है, समझ में आया? अब हम मोर देन की बात करते हैं। मोर देन में क्या होता है? मोर देन 10, यानी कि सारी वैल्यूज ही मोर देन 10 होंगी, मोर देन 20। तो जब मोर देन सीरीज को हम कन्वर्ट करते हैं क्लास इंटरवल में तो वो लोअर लिमिट बनती है। तो मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40। तो हमेशा ध्यान रखना, लेस देन क्यूमुलेटिव सीरीज में
जो वैल्यूज होती हैं वो अपर लिमिट होती हैं, रिवर्स चल रहा है, मोर देन में वो लोअर लिमिट होती हैं। तो ये हो गया 10 to 20, 20 to 30, 40 and 50। फ्रीक्वेंसी में उसमें ऊपर वाली फर्स्ट हमारी सेम थी और बाकी माइनस करते गए, इसमें नीचे वाली सेम रहेगी और बाकी माइनस कर देंगे। 25, 54 माइनस 25, 29, 29 फिर 21, नहीं नहीं पूरा ऐसे लिखेंगे, फिर 40 to 50, मतलब 5 से हाँ हाँ हाँ, ठीक है, कितना है 25। अब मैंने फिर से मिड वैल्यू निकाली, 15, 25, 35, 45। फिर मैंने dx निकाला, a मैंने अज्यूम कर लिया, मान लो 35 कर लेते हैं, तो -20, -10, 0 और 10। फिर d डैश x निकाला, जिसमें कॉमन फैक्टर क्या है मेरा 10, -2, -1, 0, 1। फिर f d डैश x निकाला, सिमिलर f को मल्टीप्लाई किया और d डैश x को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, -50, -21, 0, 25। तो ये हो गया -71, 25। तो समीशन f d डैश x कितना आया 6 और 4 और ये माइनस का। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, a is 35 प्लस माइनस 46 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 10। ये कैंसिल आउट हो गया, 35 माइनस 46 अपॉन 10, 35 माइनस 30.4। समझे? डायरेक्ट से भी कर सकते हैं ना, कैसे भी कर लो, डायरेक्ट से भी कर लो। आप जो भी मेथड करोगे आपको वो फॉर्मूला लिखना है और आपको मेंशन करना है कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, बस। आप डायरेक्ट करो, इनडायरेक्ट करो, सबसे ज्यादा मैं इसलिए स्टेप डेविएशन के लिए कहती हूँ कि इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस सबसे कम होते हैं, ठीक है। बाकी कोई भी करो।